नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय की प्रश्नावली। पिछले वीडियो में 404 प्रश्न पर हम पढ़ चुके थे। इसके आगे हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 405वां प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की काव्यधारा का उल्लेख कीजिए। तो हालावादी उनकी काव्यधारा है। बच्चन प्रेम व मस्ती काव्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। कामायनी के किस सर्ग से यह पंक्तियां ली गई हैं? तो रहस्य से ली गई हैं। ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना है जीवन की। यह रहस्य सर्ग की पंक्तियां हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम कौन सा है? निशा निमंत्रण 1938 में है, मिलन यामिनी 1950 में है, प्रणय पत्रिका 1954 में है, जाल समेटा 1973 में है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है? जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में हैं? तो झरना लहर, ध्रुव स्वामिनी और स्कंदगुप्त इनकी रचनाएं हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। उत्तर हो गया बी। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, कानन, कुसुम, आंसू, कामायनी इत्यादि। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृति की है? तो यह कामायनी की कृति है। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। प्रसादकृत कामायनी 15 सर्गों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ था। यह उनकी आखिरी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक मुक्ति बोध हैं, साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, और यामा कृति पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। जब कामायनी लिख रहे थे, इसको इस प्रकार याद करिएगा, जब जयशंकर प्रसाद की आखिरी कृति कामायनी प्रकाशित हुई थी, उसी वर्ष में मधुशाला भी प्रकाशित हुई थी, जो कि बच्चन की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। 1936 में मधुबाला, 1937 में मधुकलश प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, प्रणय पत्रिका, सतरंगिनी, आरती और अंगारे आदि कृतियों की रचना की है। अगला प्रश्न है, अपराजिता के लेखक कौन हैं? अपराजिता के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल। अंचल, नारी के प्रेम और सौंदर्य की उदात्त कल्पना इसमें की गई है। अपराजिता, मधुलिका, मधुकण, किरणबेला, करील तथा लाल चूनर आदि रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। अपराजिता और मधुलिका में वासनात्मक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक सभी पता है सभी को कि हरिवंश राय बच्चन है। 1933 में इसका वर्ष बताया जाता है हालावाद का। इसमें प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और निधन 2003 में हुआ। इसे प्रेम और मस्ती का काव्य भी कहा जाता है। किसको? हालावाद को। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी का बायरन कहा जाता है। हिंदी का बायरन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को। अगला प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, यह पंक्ति किस कृति से ली गई हैं? तो यह मधुकलश से ली गई हैं। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति मधुकलश काव्य कृति से ली गई हैं।
यह हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति है। इनकी अन्य पंक्तियां हैं: सूर्य बने मधु का विक्रेता, सिंधु बने घट जल हाला, मधुशाला। बस एक बार पूछा जाता है, यदि अमृत से पड़ता पाला, मधुबाला। अगला प्रश्न है, हिंदी काव्य डैश 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 मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। ये छायावाद युग के उत्तरार्ध के कवि हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? तो हमें कुमकुम इनका सबसे प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, 1939 में। इसके अतिरिक्त नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ उर्मिला, अपलक, रश्मिरेखा, क्वासी इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखी है। इनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी संबोधित किया गया है। पुष्प की अभिलाषा नामक वीर रस से पूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी है। हिमकरीटनी, हिमतरंगिनी, माता तथा समर्पण आदि माखनलाल चतुर्वेदी जी के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पाथे, गोपिका, बापू अनाथ, आर्द्रा, विषाद आदि। अंतिम आकांक्षा, नारी गोद इनके उपन्यास हैं। किनके उपन्यास हैं? सियाराम शरण गुप्त के। अगला प्रश्न है, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य व रीति काव्य के बीच में था। इनका लिखा हुआ ग्रंथ है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के संवेदना शब्द जो है बहुत बार आता है इनके लेखन में, इसलिए याद रखिएगा जहाँ संवेदना का कुछ पुट आए या इनकी रचना का नाम संवेदना आए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी लगाइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? तो किनका संबंध है? सिपाही का है, पुष्प की अभिलाषा का है, और आद्रा नहीं है, दैनिकी नहीं है। तो उत्तर 1 और 4 कौन सा है? हाँ, 1 और 4 सिपाही और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की है। आद्रा और दैनिकी काव्य संग्रह सियाराम शरण गुप्त की रचना है। सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई हैं। अगला प्रश्न है, हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल से शांत नहीं होता हिंसानल। उपर्युक्त ध्येय वाक्य का संबंध किस काव्य रचना से है? तो यह उन्मुक्त रचना से है। उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। और रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है। उनको अधैर्य का कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, सामदेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंधित हैं? तो कौन कौन से हैं? उत्तर छायावाद से रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं और बालकृष्ण शर्मा नवीन है। रामनरेश त्रिपाठी और भारत भूषण अग्रवाल नहीं है। रामनरेश त्रिपाठी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी मंडल के। रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबद्ध है, जबकि रामनरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर व दूसरे स्वच्छंदतावादी कवि हैं तथा भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं।
रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाएं हैं मधुलिका, अपराजिता, किरणवेला, करी, लाल चूनर, वर्षांत के बादल आदि। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि, रेखा, अपलक, क्वासी। राम नरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग आदि। अगला प्रश्न है छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। यह उद्घोष है किसका है? यह महादेवी वर्मा का लिखा हुआ उद्घोष है। छायावाद के संबंध में अन्य विवरण किस किसने क्या क्या लिखा है? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य के में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। रामविलास शर्मा ने लिखा है। अगला प्रश्न है नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो यह मुग्धा जैसी नायिका के जैसा उन्होंने उल्लेख किया है। किसका है ये? नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए मुग्धा नायिका का उल्लेख है। नौका विहार कविता सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन इत्यादि। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है तथा चिदंबरा के लिए पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया है? वसंत के दूत कहकर संबोधित किया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी में प्रधान रस जो है वो शांत निर्वेद है। इसमें इड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का प्रतीक है। इसमें मुख्यतः समरसतावाद, आनंदवाद, दर्शन है। अगला प्रश्न है कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सर्गों का सही क्रम क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, सी इसका उत्तर होगा। कामायनी में प्रारंभ से लेकर वासना तक सही है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। कामायनी महाकाव्य जो है वो जयशंकर प्रसाद का है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। जयशंकर प्रसाद प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। प्रसाद की अन्य कविताएं हैं उर्वशीवन, मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, सुखोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर आदि। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन 2 कविताओं का सार तत्व है? किन 2 कविताओं का सार तत्व है? तो एक तो हुई सरोज स्मृति और दूसरी हुई तुलसीदास। तो तुलसीदास और सरोज स्मृति का इसका उत्तर होगा। रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज स्मृति इन 2 कविताओं का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा लंबी कविता का उपजीव्य ग्रंथ कृतवास रामायण है। निराला कृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोकगीत माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख कविताएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, सांधिकाकली इत्यादि। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो वह काम गोत्र की है। छांदोग्य उपनिषद में मनु
और श्रद्धा की भावमूलक व्याख्या मिलती है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है कि काम गोत्र जा श्रद्धा नाम ऋषिका अर्थात काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद ने पौराणिक कथा को लेकर कामायनी की रचना की है। मनुस्मृति में श्रद्धा और मनु को मनुष्य के विकास का प्रथम पुरुष कहा गया है। इसकी कथा शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा से ली गई है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इतिवृत्तात्मकता छायावादी शैली की विशेषता नहीं है, बाकी हैं गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्समबहुलता इत्यादि। गीति प्रधानता, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, तत्समबहुलता छायावादी काव्य की विशेषता है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में रचना और उसका प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो जूही की कली 16, युगांत 1936, कामायनी 1935 है, तो उत्तर होगा सी, क्योंकि 38 लिखा है, 1935 में लिखी गई थी, यामा 1940। अगला प्रश्न है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, युगांत पंत की है, जूही की कली निराला की है और महादेवी वर्मा की यामा है। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, नहीं, रहस्यवाद भी है उसमें। छायावादी भावबोध सहानुभूति सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मकता और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में भी प्रभावित होती है। यह कथन असत्य है, कौन सा वाला? पहला वाला। छायावादी भावबोध सहानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ। छायावादी कवि निराला की अनुभूति शैव दर्शन में परिणत होती चली जाती है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई है। छायावाद के संदर्भ में यह सभी कथन सत्य हैं, पहला असत्य था। अगला प्रश्न है, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला है, सही है। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं, जरूर हैं, क्योंकि 1935 में हालावाद के समर्थक के रूप में उन्होंने मधुशाला लिखी थी। अगला विकल्प है, छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधाकृष्ण दास हैं, यह असत्य है। छायावाद की संदर्भ में यह कथन गलत है। राधाकृष्ण दास भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं, इसलिए यह असत्य है। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, यह सही है। तो भारतेंदु युग के कौन से कवि हैं? राधाकृष्ण दास हैं। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के एक प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। महादेवी वर्मा ने अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। छायावाद के संदर्भ में यह सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही? यह किसकी पंक्तियाँ हैं, किस कविता से उद्धृत हैं? तो सरोज स्मृति से उद्धृत हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उक्त पंक्तियाँ सरोज स्मृति 1935 से उद्धृत हैं। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ और प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला की अन्य कृतियाँ हैं, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग, बादल राग आदि। अगला प्रश्न है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम आदि। अगला प्रश्न है,
मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने रुबाइया छंद का प्रयोग किया है। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्ति तुकात्मक होती है। तीसरी पंक्ति आज़ाद रखी जा सकती है। रुबाई का अपना एक छंद होता है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा ने द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य लिखा है। ये प्रेम और मस्ती के कवियों के अंतर्गत आते हैं। इनके अन्य काव्य जो हैं किनके? नरेंद्र शर्मा के काव्य जो है प्रभात फेरी, पलाशवन, अग्निशस्य, रक्त चंदन, मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? तो स्वर्ण किरण पर महर्षि अरविंद का प्रभाव था, लोकायतन पर भी था, गांधी के ऊपर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाइए। तो प्रेम पथिक का जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, और गुंजन जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। उत्तर हुआ ए। प्रेम पथिक 1914, जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936, निराला, सांध्य गीत 1936, महादेवी वर्मा, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत 32, पंचवटी 1925 में लिखी गई थी मैथिली चरण गुप्त के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? तो कामायनी में उन्होंने यह किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है। अगला प्रश्न है, किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? किस धारा का काव्य भौतिक और आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? छायावाद के बारे में ये कही गई हैं पंक्तियाँ। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह किसका कथन है? काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं, उन्होंने स्वयं कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। महादेवी वर्मा ने कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की काव्यकृति दीपशिखा नहीं है क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना है। ग्राम्य युगांत पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अगला प्रश्न है, कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ नहीं है, श्रद्धा, चिंता और आनंद है। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य कुल 15 सर्गों में विभक्त है। लोभ सर्ग कामायनी में नहीं है। इनके 15 सर्ग निम्नलिखित हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। तो अतीत के चलचित्र तो है, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ नहीं है, पद के साथी है, स्मृति की रेखाएं भी हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत विरचित ग्राम्य व युगवाणी किस विचार की रचनाएं हैं? तो प्रगतिवादी रचनाएं हैं।
कौन सी हैं? ग्राम्य और युगवाणी। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। पंत विरचित पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव कविता की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। युगांत युगवाणी इनकी अन्य रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। कामायनी में आए पात्र उनके प्रतीक हैं। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, इड़ा बुद्धि का और कुमार मानव का। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा मैथिली शरण गुप्त को माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर अधैर्य के कवि कहे जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को पुष्प की अभिलाषा लिखने पर एक भारतीय आत्मा कहा जाने लगा। इन्होंने प्रभाव, कर्मवीर और प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि आहा से उपजा होगा गान। सुमित्रा नंदन पंत की रचना। वियोगी होगा पहला कवि आहा से उपजा होगा गान। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी ने कहा है अधर में रस मुझे मदहोश कर दो। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। महादेवी वर्मा ने कहा है। प्रकाशन वर्ग की दृष्टि से पंत की काव्य कृतियों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो ग्रंथि, गुंजन, युगांत युगवाणी और स्वर्णधूलि। ग्रंथि 20 में, गुंजन 32 में, युगांत 36 में, युगवाणी 39 में, स्वर्णधूलि 47 में। अगला प्रश्न है, इनमें से छायावादी काव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। छायावाद का बिल्कुल सही है। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है, सही है। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, नहीं, ऐसा सही नहीं है। इसमें रीतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों की नए ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, यह सही है। तो मित्रों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगले प्रश्न में हम 451वें प्रश्न से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।